हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी में क्लास थर्ड, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का वो पार्ट जो हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो 1991 के बाद जो मेन रिफॉर्म्स हुए। फॉर एग्जांपल एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो इसकी तरफ आज हमारा टारगेट रहेगा, और यही जो है वो आज की जो है वो हमारी कोर थीम होगी कि किस तरह से जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो हुए और क्या रिजल्ट हमें मिला और क्यों रिफॉर्म्स हुए और क्या सरकार के इनिशिएटिव थे। तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। देखो, हमने इसको कल भी पढ़ा था, एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। लिबरलाइजेशन मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को जो है वो इकोनॉमी में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई थी उसको हटाते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया? पहला कारण तो ये रहता है कि ऐसा क्या जो है वो हुआ जिसकी वजह से जो है वो हमें अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ा, और पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो अगर हम बात करें 1951 से लेकर 1990 तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो इनवर्ड लुकिंग थी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? इनवर्ड लुकिंग थी, यानी कि हमने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया था। हमने कहा था कि हमें जो है वो एक्सपोर्ट हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा सब कुछ अपना होना चाहिए, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमारा टारगेट था। लेकिन इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो 1991 से लेकर 1992 के बीच में यहाँ पर ना क्राइसिस आ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता, हम क्या करें। लेकिन ये क्राइसिस इमीडिएटली 1990 में शुरू नहीं होते, ये शुरू हो गए थे 1970 से। 1970 से हमें ये क्लियर हो गया था कि स्ट्रक्चरल क्राइसिस जो है वो इंडिया में शुरू हो गया है, तो अभी हमें रिफॉर्म्स चाहिए। तो वो रिफॉर्म्स 1991 में होते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इकोनॉमी का पार्ट तो है ही है, लेकिन ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो मेंस के लिए ना जहां से कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा, और मेंस में क्वेश्चन भी आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और मेंस में अगर आप कोई क्वेश्चन आपको आया तो आप बेस बनाकर जो है वो जो ये फेज है इसको लिख सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो रिमूव कर दिया, पहला काम। और उसके बाद यहाँ पर फिर ऑटोनॉमी दी प्राइवेट बिजनेस या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे उनको, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस हटा दी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो जाए। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जब ये रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाती है ना, तो उसको कहा जाता है अबॉलिशन ऑफ द लैंड लाइसेंस राज सिस्टम, कि जो लाइसेंस राज सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ना कुछ एक्सेप्शंस दी कि अल्कोहल और जो हजार्डियस केमिकल्स है उनके ऊपर अभी भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि वहाँ पर लाइसेंस रहेगा। जैसे अल्कोहल के लिए अगर कोई परमिशन चाहिए, या अल्कोहल के आप कोई कंपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हो अल्कोहल से रिलेटेड, तो देन आपको क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मार्केट डिटरमाइन प्राइसेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहले तो देखो गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही थी, लेकिन अभी मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइसेस डिसाइड किए जाएंगे, ऐसा जो है वो लिबरलाइजेशन में कहा गया। प्लस साथ में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एस्टेब्लिशमेंट होती है। देखो पहले तो अगर हम बात करें, बैंकिंग जो है वो नेशनलाइज थी पूरी की पूरी, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री होती है। तो मुझे बताओ कि बैंक जो है ना उनको नेशनलाइज 2 बार किया गया है, कौन कौन से ईयर में किया गया है और कितने बैंक्स को कितनी बार नेशनलाइज किया गया, मतलब फर्स्ट टाइम में कितने बैंक थे और सेकेंड टाइम में कितने बैंक को नेशनलाइज किया गया। पहले तो बताओ टोटल बैंक कितने नेशनलाइज हुए। ठीक है, 20 हुए टोटल। और पहली बारी में कितने हुए थे? कौन से ईयर में? 1969। और सेकेंड टाइम में 6 कब हुए थे? 1980 में। 1980, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स हुए, जो इनकम टैक्स है उसमें उनको उसको कम कर दिया, प्लस साथ में जो कॉर्पोरेशन टैक्स था उसको भी कम कर दिया, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बिजनेसमैन, उनके पास पैसा रहे और वो उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करें। प्लस साथ में कोशिश की जाती है कि कॉमन नेशनल मार्केट सिस्टम बनाया जाए, ठीक है, ताकि प्राइजेस जो है वो नेशन वाइड एक जैसे रहे। और कोशिश की गई यहाँ पर कि जो टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, और जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। मतलब जो टैक्स पे करने की जो प्रोसेस है, जिस तरह से टैक्स पेमेंट सिस्टम चल रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है उसको सिंप्लीफाई करना, ईजी करना, ताकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना हो।
प्लस जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे, ऐसा जो है वो कहा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिश की गई कि एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों जो है वो मार्केट में लाई जाए, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम से कम हो, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये कंसेप्ट लिंक करता है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के साथ। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस, इसके साथ जो है वो आज के टाइम पे ये कंसेप्ट लिंक करता है, ठीक है, ये याद रखना। देन उसके बाद इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से इम्पैक्ट पड़ना जरूरी रहेगा। पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा क्या आता है कि जब अपॉर्चुनिटीज लोकल लोगों के पास गई, ठीक है, हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स को हमने कम कर दिया, तो उससे जो कॉर्पोरेशन के पास जो पैसा था उन्होंने फर्दर इन्वेस्ट किया, तो इससे क्या है कि जो अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई तो स्मॉल स्केल जो इन्वेस्टर्स थे उनके पास अपॉर्चुनिटीज गई। और आज के टाइम हम अगर बात करें तो ये सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स है फिर, और यही कंसेप्ट अब चल रहा है क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत रेयर बच रही है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्रेन्योर जो कंसेप्ट है वो अभी जो फ्लरिश होगा। फेयरनेस और ऑटोनॉमी जो है वो प्रमोट हुई, जिससे जो है वो कॉपरेटिव फेडरलिज्म और प्रमोट होने लगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म आता है वो पब्लिक प्लस प्राइवेट का कंसेप्ट आता है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट जो सिस्टम है वो जो है वो और स्ट्रेंथन हुआ। यहाँ से फिर जो इन्वेस्टर्स है उसमें एक डाइवर्सिटी देखी गई। पहले तो सिर्फ सरकार इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अभी पब्लिक सेक्टर के साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स भी जो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो ये इन्वेस्टर्स फॉरेनर्स भी हो सकते थे और इंडियंस भी हो सकते थे। प्लस मार्केट में कंपटीशन जो है वो इमर्ज हुआ, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन जनरेट होने लगा, तो उसकी वजह से जो प्राइजेस है वो कम हुए, बढ़े नहीं, ठीक है। और साथ में ही जो कैपिटल फ्लो है वो फ्री हो गया, चाहे वो कैपिटल फॉरेन भी हो सकती है और डोमेस्टिक भी हो सकती है। डोमेस्टिक यानी कि लाइक जैसे आज के टाइम पे बड़े बिजनेसमैन, फॉरेन अगर हम बात करें तो जैसे कि सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया, जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी रहते हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये रहता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए 1991 के, उसने हमें शिफ्ट कर दिया प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की तरफ, हम सर्विसेज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। और आज अगर हम बात करें तो जो सर्विस सेक्टर है ना, जो सर्विस सेक्टर का जो शेयर है, ठीक है, वो जीडीपी में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेक्टर। हालांकि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हमारी सबसे ज़्यादा है अभी, तो डिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन उसका जो जीडीपी में शेयर है वो बहुत कम होता जा रहा है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसर्न रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसर्न का मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम समझे, हमने ये तो कह दिया कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं और हमने कर दिए, लेकिन हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस है वो स्टिल अभी भी जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है। आज भी अगर हम बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऐसे ऑफिस है जिनके जो खुद की गारंटी नहीं है वो कितने टाइम तक चलेंगे। ये एक बहुत कॉमन सा इशू है, ठीक है, जो हम फेस कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रॉपर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है स्टेट की, अगर हम बात करें जो सरकार को पैसा कमा के दे रहा है, ठीक है। अब उसके खुद के ही जो है वो उसकी बिल्डिंग्स जो है प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हम बता सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हमारे पास कंसर्न थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो शेयर जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का वो कम, मतलब लोग कम जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि वैल्यू तो प्राइजेस तो उतने में ही मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर लोग कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उनको उतना प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई फैक्ट्रीज में काम करना सही है, सुक्का पक्का पैसा अपना एक साथ आ रहा है, एग्रीकल्चर छोड़ो, कौन खेत पूरा दिन भर खेत में काम करेगा। तो इससे एग्रीकल्चर में रिडक्शन देखी गई। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई। सिर्फ एक शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी सुधार हो गए थे, ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट। लेकिन वही है ना कि अगर किसी के पास पैसा आ गया और उसने सेविंग में डाल दिया, ठीक है, उसने पैसा खर्च ही नहीं किया। मान लीजिए कोई कॉरपोरेशन है, उसको कह दिया कि आपको टैक्स नहीं पे करना, और अब उसके पास 10,000 करोड़ जो है वो बच रहा है, वो 10,000 करोड़ को खर्च ही नहीं रहा, वो सेविंग रख रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो इससे फिर इन्फ्लेशन होगी। तो शॉर्ट टर्म में ये भी इंपैक्ट देखा गया। देन उसके बाद बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन जनरली क्या होता है, जब हम ऑनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर की तरफ, जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है उनकी तरफ जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। इसमें दो तरह से होती है, एक तो जब हम क्या कर रहे हैं ऑनरशिप और मैनेजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और जब हम एक सेल पर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे लीज पर हमने दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक सरकारी प्रॉपर्टी थी, उसको 100 साल के लिए क्या कर दिया, कह दिया कि इसको लीज पे ले लो,
ठीक है, किसी प्राइवेट सेक्टर को वो लीज पे दे दिया, तो वो हो गया एक तरह से आउटराइट सेल, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑनरशिप और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ऑनरशिप क्या हुआ कि कोई एक बिल्डिंग थी सरकार की, ठीक है, और ये बिल्डिंग जो है अब सरकार को पता कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो सरकार ने उसको प्लान कर दिया कि मैं इसको बेच दूंगी। पहले बात तो एक तो हो गया 100% पूरा बेच देना। सरकार ने कहा कि नहीं 100% नहीं, इसके कुछ फ्लोर हम बेचेंगे और 51% अपने पास रखेंगे। तो जब 51% शेयर अपने पास सरकार रख रही है तो दैट मीन सरकार अपने पास ऑनरशिप रख ली है। लेकिन जब सरकार ने कहा कि मुझे 50% भी नहीं रखना, मैं टोटल 100% पर चल रही हूँ, 100% ही बेच देना, तो फिर ऑनरशिप बिल्कुल प्राइवेट के पास चली जाएगी। तो जो अप्रोच रहती है रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब एक तो होता है ना इन्वेस्टमेंट, सरकार इन्वेस्ट कर रही है, सरकार डिसइन्वेस्ट कर रही है। तो जो ये डिसइन्वेस्टमेंट है ना, ये जो है वो कंप्लीट फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें 3 विंग आते हैं। एक तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की सरकार ने क्या किया, पूरा बेच दिया। उसके बाद जो दूसरा रहता है दैट इज माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। माइनॉरिटी मतलब सरकार क्या करेगी, 49% तक बेच देगी, बाकी नहीं बेचेगी, यानी कि 51% में अपने पास रख लेगी। मतलब मेजॉरिटी वो अपने पास रखेगी, माइनॉरिटी का सेल कर देगी। ये भी प्राइवेटाइजेशन है। देन उसके मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ स्टेक अपने पास रख लेगी, जैसे 49% अपने पास रख लेगी और 50% बेच देगी, 51% बेच देगी। तो जब ये 51% बेच दिया ना, तो सरकार के हाथ से ऑनरशिप चली गई, लेकिन सरकार के पास जो है वो कुछ होल्ड रहेगा। सरकार के पास कुछ होल्ड रहेगा मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में। याद रखना मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में जब सरकार कम सेल कर रही है, ठीक है, तो दैट इज माइनॉरिटी। सरकार ने कहा कि कुछ जो स्टेक है वो जो है वो मैं प्राइवेट सेक्टर को दे दूंगी, तो दैट इज माइनॉरिटी। लेकिन मेजॉरिटी जब सरकार ने कहा कि मैक्सिमम दे दो, वो अपने पास कम रख रही है। जब सरकार अपने पास कम रख रही है वो मेजॉरिटी में होगा, जब सरकार अपने पास ज्यादा रख रही है वो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होगी। इसको उल्टा समझकर याद करना, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि शुरू के जो 4 डिकेड्स थे ना, ठीक है, जो दशक होते हैं, शुरू के 4 दशक, तो इसमें जो हमारी ग्रोथ थी ना, हमने पहले तो ये मान लिया था कि पब्लिक सेक्टर जो है वो एक ग्रोथ का इंजन बनेगा, ठीक है। बट लेकिन 1970s के अराउंड में पब्लिक सेक्टर हो गया फेल, तो उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर की। जैसा 1930 में हुआ था ना, ग्रेट अमेरिका वाले जो डिप्रेशन हुए थे, इकोनॉमिक जब वो डिप्रेशन आए थे, तो उसके बाद हमें रियलाइज हो गया था कि कैपिटलिस्ट नहीं, अब हमें सोशलिस्ट भी चाहिए। तो वैसे यहाँ पर हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है जब वो फेल हो गया, तो हमने ये कोशिश करी कि अब हमें क्या है, अब हमें जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए। तो इसका रिजल्ट जो रहता है दैट इज प्राइवेटाइजेशन, जो कि ये सबसे पहले शो होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना मैं आपको ये अलग से करवाऊंगा, ठीक है, इन डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर हमने नेशनल लेवल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझ ली तो स्टेट की समझने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो फाइनल फिर शुरू हो जाती है, और जिसमें जो है वो फीचर रहता है डिसइन्वेस्टमेंट का। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या थे सरकार के, अगर हम बात करें तो सरकार का सबसे पहला टारगेट था कि मॉडर्नाइज करना है इंस्टीट्यूशंस को। तो हर डिपार्टमेंट, ठीक है, अब देखो जैसे मान लीजिए हम रेलवेज की बात करते हैं, ठीक है, रेलवेज को प्राइवेटाइज की, ठीक है, रेलवेज या फिर LIC, तो जब इसको प्राइवेट कर दिया एक तरह से, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो शेयर दे दिया कि 49% तक जो है वो प्राइवेट सेक्टर का रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे 51 हो गया, फिर 75%, और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो LIC पूरी 100% जो है वो प्राइवेट है। तो इससे क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट रखा गया कि जो रेलवे है, फिर उसमें क्या होगा कि अगर प्राइवेट प्लेयर एंट्री करेगा, मान लो कोई ठेकेदार एंट्री करता है, तो उसको ये भी कह दिया गया कि अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो आपकी जो ठेकेदारी है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो कैंसिल भी हो सकता है। तो वो काम अच्छे से करेगा, वो सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करेगा, तो दैट मीन्स मॉडर्नाइजेशन शुरू होगी। फिर इससे न्यू एसेट भी क्रिएट होने शुरू हो गए। न्यू एसेट कैसे, जैसे मान लीजिए अब रेलवे ही का एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे रेलवे का 49% शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर ले गया, उसके पास चला गया, किसी एक पर्सन के पास चला गया, ठीक है। अब 49% में वो कोशिश करेगा कि मुझे मैक्स प्रॉफिट यहाँ से अर्न करना है, तो उसमें क्या करेगा, वो नए एसेट्स की तरफ फोकस करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करता है, ठीक है, और ये भी जो है वो सरकार को सपोर्ट करता है। फिर देखो पहले सरकार को 100% पे खर्चा करना पड़ता था पूरा, कि सरकार को पूरा सब कुछ देखना है, लेकिन सरकार ने अगर 49% बेच दिया तो ये 49% कौन देखेगा, प्राइवेट सेक्टर देखेगा। तो इससे क्या है कि सरकार का जो डेट था, यानी कि जो सरकार जो लोन वगैरह लेती थी, वो भी कम हो गया।
तो ये भी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर कि डेट बर्डन को कम करना है। प्लस साथ में लोगों का जो शेयर है, हमने ये कहा था पहले कि हमारे यहाँ पर लोगों का शेयर सरकार में होता है, लेकिन अभी प्राइवेटाइजेशन से ये कहा गया कि लोगों का शेयर इकोनॉमिक ग्रोथ में भी होगा और डेवलपमेंट में भी होगा। इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी और ज़्यादा इंप्रूव होगी, तो वो भी यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जो मेथड्स फॉलो किए गए, ठीक है, सबसे पहले तो पब्लिक ऑक्शन किया गया। सरकार ने कह दिया कि ये ज़मीन खाली पड़ी है, पब्लिक ऑक्शन करा दो, किसी प्राइवेट प्लेयर को ये खरीदनी है तो वो आ सकता है। सेकंड हमने क्या किया, लीज और ट्रांसफ़र देने शुरू करे। लीज और ट्रांसफ़र सिंपल रहता है कि कोई ज़मीन पड़ी है तो 100 साल के लिए लीज़ पे दे दी। उसके बाद अब जब लीज पे दी ना तो कुछ पैसा भी मिलेगा, तो यहाँ से क्या होगा कि सरकार के पास जो है वो रेवेन्यू भी आएगा। तो प्राइवेटाइजेशन सरकार इसलिए भी करती है ताकि उनके पास मैक्सिमम रेवेन्यू आए। डायरेक्ट नेगोशिएशंस और सेल ऑफ पब्लिक शेयर्स, कोई पब्लिक शेयर अगर सरकार के पास है तो उसको बेच कर भी सरकार जो है वो रेवेन्यू अर्न करती है, और वो भी एक तरह से प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट ही रहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एंटिटी है, ठीक है, ये कोई एंटिटी है और इस एंटिटी को हम नाम दे देते हैं होटल। हिमाचल प्रदेश में तो पहले जितने भी जो होटल्स थे वो सभी सरकारी थे, उसके बाद उसको प्राइवेटाइज किया गया। तो अभी ये जो शेयर जो होटल्स थे इनमें जो शेयर था ना सारा का सारा, वो किसका था, गवर्नमेंट का था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट शुरू किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट किया होटल्स के लिए, और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत ही बचे हैं, अब मैक्सिमम तो सारे प्राइवेटाइजेशन हो गए हैं। देन उसका इसके प्रॉज और कॉन्स क्या रहते हैं, तो प्रॉज में अगर हम बात करें यानी कि प्रॉफिट क्या है यहाँ पर, तो फॉरेन कैपिटल जो है वो अट्रैक्ट होती है, फॉरेन कैपिटल हमारी इकोनॉमी में आएगी, तो इससे जो पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर है, ठीक है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ के पॉलिटिक्स से, कुछ नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो एक बिजनेसमैन है, तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाती है। प्लस साथ में जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है ना वो भी इंप्रूव होगी, कि जो शॉर्ट टर्म पे जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जो रिजल्ट्स है वो इंप्रूवमेंट, उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कंपटीशन अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली है कि कंपटीशन अगर इंक्रीज होगा तो मार्केट में फेयर प्राइसेस रहेंगे, और फेयर प्राइसेस अगर रहेंगे तो प्रोस्पेरिटी सोसाइटी में रहेगी। प्लस गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन ये भी एक था, क्योंकि देखो पहले तो मान लीजिए कोई एक होटल था, अब सरकार जब इस होटल को चला रही थी तो सरकार की जो इनकम थी वो 1 लाख थी, लेकिन जब सरकार ने इसको इस होटल को बेचा किसी प्राइवेट कंपनी को तो उसने 10 करोड़ में खरीदा, तो मतलब सरकार के पास तो रेवेन्यू आ गया, तो ये भी जो है वो सरकार को एक प्रॉफिट हुआ है। फिर इससे क्या हुआ है कि जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हुई है, और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा रहा है। अब कैसे, देखो मान लीजिए वही है कि अगर रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट प्लेयर, कोई प्राइवेट ठेकेदार आ गया जिसने जो है वो मेस चलानी शुरू कर दी, अब उसको एक वार्निंग दी गई, इसको एक बता दिया एक बात कि भाई अगर कोई कंप्लेंट आई तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, ठीक है, तो डेफिनेटली है कि वो परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा, तो ये भी जो है वो एक अच्छा जो है वो रिजल्ट माना गया। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं। पहला चैलेंज रहता है करप्शन का। करप्शन का कैसे, छोटा सा एक कॉमन एग्जांपल समझते हैं कि कोई बिल्डर है, ठीक है, ठीक है, या अगर हम बात करें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो आप समझ गए होंगे कि क्या सिस्टम चलेगा, तो करप्शन इंक्रीज हो सकता है। फिर इससे इंसॉल्वेंसी केसेस भी काफ़ी देखे गए। इंसॉल्वेंसी मतलब जैसे मान लीजिए कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसने क्या किया, 100 करोड़ रुपए लिया, ठीक है, उसने 100 करोड़ लिया, और 100 करोड़ उसने क्यों लिया, क्योंकि उसको एक होटल खरीदना है। अब ये होटल सरकार से उसको खरीदना है, लेकिन इस होटल का काम नहीं चला, तो ये 100 करोड़ का हो गया दिवालिया, तो पैसा चला गया। और हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कैम्स हम इसके रिगार्डिंग देखते भी, और जैसे विजय माल्या हो गया, ठीक है, नीरव मोदी हो गया, तो ये बाहर बैठे हैं, बाहरली कंट्रीज में बैठे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उतना पैसा खा के चले गए यहाँ से। यहाँ पे कौन पिस रहा है, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के अंडर कौन फंस रहा है, दैट इज़ फार्मर, जो कि फिर हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये कि इंदिरा गांधी जो कनाल है ना उसमें जो है वो हर 8 मिनट में एक डेड बॉडी मिलती है, दैट इज सुसाइड। और रूरल सुसाइड हम उसको कह सकते हैं, फार्मर सुसाइड भी ठीक है, लेकिन रूरल सुसाइड क्यों, क्योंकि आम लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाता है अगर वो लोन नहीं दे पाते, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो फिर सीधे स्कैम करके, वो तो करोड़ों का स्कैम करके निकल जाते हैं। तो फ्रॉड्स और स्कैम्स भी जो है वो इंक्रीज हुए हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद। प्लस साथ में जो हमारा एक सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट था ना कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेलफेयर को प्रमोट करे, अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने तो रेलवे बेच दिया, सरकार ने तो ऐसे ही बेच दिया, ठीक है। अब सरकार ने अगर रेलवे आधे से ज़्यादा बेच दिया है और फिर उसमें हम ये कहते हैं कि सरकार वेलफेयर प्रमोट करेगी, तो सरकार कहिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है,
ठीक है, अभी तो आपको पता ही है कि अगर अगर प्याज के दाम बढ़ गए हैं तो ठीक है, मत खाओ। तो वो सिस्टम है, वो है कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो ये भी एक कंसेप्ट आता है। देन उसके बाद एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब किसी प्राइवेट एंटिटी को थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, वो तो फिर एनजीटी देखता है कि भाई आप गलत कर रहे हो ये, तो एनजीटी फिर क्या करेगा, एनजीटी जाएगा भाई, एनजीटी बोलेगा कि उसके ऊपर केस कर देगा, तो वो केसेस चलते रहेंगे, फिर वो लॉन्ग टर्म ऐसे ही जो है वो कंसेप्ट चलता रहेगा, लेकिन जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट को जो हार्म हुआ उसको कोई नहीं देखेगा। तो ये भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन का एक जो है वो इम्पैक्ट रहता है। देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन यानी कि जब हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, जब हम अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ये कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन। और इसमें कौन कौन से जो है वो पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं, तो सबसे पहला तो यहाँ पर होता है कैपिटल, कि कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल मूव कर रही है, गुड्स जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर हो रही है, आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं। अगर आइडियाज़ भी मूव कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई आइडिया था, वो किसी यूएन को या किसी और को अच्छा लगा। जैसे भारत के बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे इंटरनेशनल सोलर लाइन्स। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स इंडिया का आइडिया है, ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर जो है वो लॉन्च किया था 2015 में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसमें वर्ल्ड को एक साथ लेकर चलना। तो ये भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। प्लस लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट अगर हम बात करें तो एक छोटा सा कॉमन एग्जाम्पल देते हैं। यूके ने कहा कि जो भारतीय लोग हैं 18 से लेकर 30 साल तक के बीच के, अगर उनके पास कोई ग्रेजुएशन या कोई अदर डिग्री है और वो काम करना चाहते हैं तो वो 2 साल के लिए यूके आ सकते हैं। 2 ईयर्स के लिए वो जाओ यूके जा सकते हैं, और हम तो अब इसके लिए भी नहीं रहे, अभी 1-2 साल बचे हैं। लेकिन ये भी एक जो है वो फिर ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे यहाँ से जाने वाली है कि हम यूके भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी अभी आपको वीज़ा वगैरह बनाना पड़ेगा, पासपोर्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, उतने पैसे नहीं है। तो ये भी एक जो है वो हम बता सकते हैं। लेकिन ये चैलेंज भी आ गया साथ में कि यूथ के पास, ठीक है, अगर आप यूथ को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो यूके जैसे डेवलप्ड कंट्री में जाके काम करे, लेकिन वीज़ा और पासपोर्ट बनाने के लिए जो इतने सारे पैसे लग रहे हैं उसका क्या। और अगर आप यहाँ के यूथ को वहाँ भेज रहे हो काम करने के लिए, तो यहाँ पे कौन करेगा। पर फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ तो नौकरियाँ ही नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में तो काम बहुत है। बट लेकिन वही है ना कि स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात भी आती है। प्रोफेशनल अगर हम बात करें, लाइक अगर हम देखते हैं कंपनीज में, तो वो तो प्रोफेशनल लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो एकेडमिक वाले हैं वो तो फिर परेशान ही चलेंगे। देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में जो आपका डायरेक्ट फ्लो रहता है इनकम का, एफडीआई और एफपीआई, ठीक है, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों का जो है वो इन्फ्लुएंस देखी जाती है, ये जो है वो अट्रैक्ट होती है। और इसका कारण भी ये रहता है एक, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ही तभी आता है कि फॉरेन इनकम का फ्लो होना। अगर ग्लोबलाइजेशन में कोई कंट्री नहीं पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा उसमें। प्लस साथ में जो हमारी इकोनॉमी का जो स्कोप है ना, उसको भी वाइडन करते हैं इन फॉर्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 में जब हमने क्या किया, अपने इकोनॉमी को जो है वो ओपन किया, ग्लोबलाइज किया, तो हमें आईएमएफ ने सुजेस्ट किया कि करो क्या। हमें यूके ने बोला कि करना क्या है, तो यूके ने बोला कि भाई तुम्हारे पास सोना पड़ा है ना, उसको मेरे पास गिरवी रखो और पैसे लेके जाओ। तो ये रिसर्च, डेवलपमेंट, गाइडेंस, आइडियाज़, ये सभी ग्लोबलाइजेशन के साथ आते हैं। और इससे कंसेप्ट शुरू होता है, दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। और ये मॉडर्नाइजेशन को जो है वो एक तरह से जो है वो इंजन माना जाता है ग्रोथ का, ठीक है, स्पेशली हम प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट होगी, ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जैसे मान लीजिए 4 धाम प्रोजेक्ट है। 4 धाम प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक जो 4 हमारे जो रिलीजियस जो श्राइन्स हैं उनको नहीं जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है इकॉनमी को, वो जोड़ रहा है जो लोकल लोग हैं उनको इकॉनमी के साथ। कैसे, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट चलेगा तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काम मिलेगा, चाहे एज अ लेबर ही काम मिलेगा, लेकिन उनको काम मिलेगा। जब उनको काम मिलेगा उनके पास पैसा आएगा, उनके पास पैसा आएगा तो वो उस पैसे को खर्च करेंगे, उस पैसे को खर्च करेंगे तो मतलब प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये पूरा साइकिल चलेगा। तो जब ये साइकिल चलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली होगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये एक एस्पेक्ट रहता है ग्लोबलाइजेशन का, जो कि हमने देखा है और हमारे पास अच्छे रिजल्ट भी इसके मिल रहे हैं। पॉवर्टी रिडक्शन के रिगार्डिंग जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ग्लोबलाइजेशन। और इसका एक कॉमन एग्जांपल रहता है, जैसे मान लीजिए भारत ने क्या किया, ठीक है, ईरान को हमने जो है वो वीट के शिपमेंट दिए थे,
ठीक है। या अगर हम बात करें भारत जो है वो क्या करता है कि आए दिन किसी किसी कंट्री को जो एड वगैरह प्रोवाइड करता रहता है। तो वो क्यों प्रोवाइड करता है, वो कैसे प्रोवाइड करता है, उसका बेस क्या रहता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए हम लोग खुद के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं और अदर कंट्रीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। देन उसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, डाइवर्स वर्क फोर्स रहता है, और साथ में कल्चरल एक्सचेंज और सॉफ्ट पावर। अब एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कॉमन छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, दैट इज एमएनसीज, मल्टीनेशनल जो कंपनीज है ना। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग कहते हैं कहाँ पे काम करते हो, एमएनसी में काम करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई हम एमएनसी में काम कर रहे हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे अगर हम बात करें तो वर्क फ्रॉम होम था। वो क्यों था, वो किस वजह से था? कोई कहता है ना कि हम ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और हमारी जो शिफ्ट होती है वो सुबह 4:30 बजे से लेकर जो है वो 1 बजे तक होती है, क्योंकि वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये भी जो है वो एक ग्लोबलाइजेशन का जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट है, और आप इनको लिख सकते हैं। और ये पॉइंट्स बिल्कुल प्रैक्टिकल रहते हैं। जो हमारे ऐसे दोस्त हैं ना जो ऐसे ऐसे कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं हम, वो कहते हैं कि एमएनसी में काम कर रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। अगर ग्लोबलाइजेशन ही नहीं होती तो वो कहाँ लगे होते? वो लगे होते किसी कंपनी में, यहाँ पे, जो यहाँ की लोकल फार्मा कंपनी है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो वो जब एमएनसी बोल रहे हैं ना इतने हक के साथ कि एमएनसी में काम करते हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है। देन उसके बाद इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहते हैं वो हम देखते हैं। तो पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होती है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सरकारी सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो रिजल्ट है वो इमीडिएट और मैक्सिमम रहते हैं। प्लस साथ में ये लीडिंग सेक्टर बन जाता है इकॉनमी का। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है ये। और ये कहा जाता है कि जो एलपीजी रिफॉर्म हमने किए, ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है ना, जब वर्ल्ड पूरा क्राइसिस में था 2008 में, उस टाइम पे जो हमारी जीडीपी थी वो 9.7% थी, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पर वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में अलग अलग कहा जाता है। तो हमें ये याद रखना है, हम ये कह सकते हैं कि तब भी हम जो है वो वन ऑफ द लीडिंग जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, कल्चरल एक्सचेंज एक जो है वो एक्सपेक्ट रहता है। जैसे अगर हम माने इंटरनेट का यूज़, भारत में इंटरनेट का यूज़ जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, या ये जो रिफॉर्म्स हुए इसकी वजह से। प्लस फूड चेन सिस्टम एक कॉमन रहता है। देखो बाहरली कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पे परांठे वगैरह नहीं बनते, ठीक है, घरों पे तो नहीं बनते, पैक होके आते। लेकिन आजकल हम देखें हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भी सिस्टम यही चल रहा है, अब सब पैकिंग वाला फूड चल रहा है, ठीक है। रोल एक्सप्रेस, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें पिज़्ज़ा वगैरह, ठीक है, तो ये जो है वो कॉमन क्या है, ये फूड चेन जो है ना, ये कल्चरल एक्सचेंज का पार्ट है। हमारे यहाँ तो हम तो सीधे चावल रोटी खाने वाले लोग हैं। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना तो पैक होके फूड आ रहा है, तो ये सब बाहर का कल्चर था। हम लोग तो बहुत फेमस थे कि जितना जितना खाना, फ्रेश खाना बनाने वाले लोग हैं हम तो। लेकिन अभी अगर हम देखें तो पैकिंग वाला सिस्टम चल रहा है। तो ये सभी वेस्टर्न इम्पैक्ट रहता है, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो पॉवर्टी रिडक्शन, और पॉवर्टी रिडक्शन के रिगार्डिंग हमने एक डाटा पढ़ा था 415 मिलियन, कि भारत ने जो है वो 2006 से लेकर जो है वो 2019 के बीच तक जो है वो इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इक्वालिटी प्रमोशन होती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या है, या जो ये कंसेप्ट है प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी, इससे क्या है कि एक इक्वालिटी आई सोसाइटी में, मतलब एक सोशल नॉर्म्स डेवलप हुए कि ठीक है, अगर चाहे वो कोई भी एक कारण रहता है, लेकिन जब एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है तो इक्वालिटी कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट जो है वो हाईलाइट हो जाता है, अवेयरनेस लोगों में बढ़ी। प्लस जो न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जैसे मान लीजिए अभी कोई पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन की जॉब लग गई यूएस में। अब यूएस में उसकी जॉब लगी तो वो अपनी इमीडिएट फैमिली को ही लेकर जाएगा, जैसे यानी कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे, इनको लेकर वो चला गया, तो दैट मीन्स न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट। अब ऐसा थोड़ी ना कि वो अपने ताऊ के बच्चों को भी ले जाएगा, ठीक है, वो अपने चाचे के बच्चों को भी ले जाएगा, सबको ले जाएगा, नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर इतना उसको वो अलाउ ही नहीं करेगी दूसरी कंट्री उसको। वो तो सिर्फ उसको और उसकी वाइफ और उसके जो बच्चे होंगे उन्हीं को अलाउ करेंगे, क्योंकि वीज़ा चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन से न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और जो आपकी इलिटरेसी है वो भी कम हुई, क्योंकि देखो अभी इससे क्या रहता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, और उनको पैसा कहाँ से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है, जो वर्ल्ड लेवल पर जो एनजीओज है वो उनको फंड कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो इलिटरेसी है वो कम होगी।
प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क है वो भी एक्सपेंड हुआ है, और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो लगातार जो अगर हम बात करें तो एक अच्छे लेवल से जो है वो इम्प्रूव हो रही है। हम जल्दी जो है वो टॉप 50 टॉप 100 तक पहुंच जाएंगे। देन उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत कॉमन एग्जांपल रहता है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि अगर आप देखोगे वर्क फ्रॉम होम, कोविड-19 के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो वर्क फ्रॉम होम में जो शेयर था ना वो वुमेन का ज़्यादा देखा गया था। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम पहले क्या होता था कि अगर वो ऑफिस जा रही हैं तो उनको सारा कुछ संभालना पड़ता था, लेकिन अगर घर से काम कर रहे हैं तो एक नज़र बच्चों के ऊपर, ठीक है, तो और एक तरफ काम भी कर सकते हैं, और ये जो है वो वन ऑफ द अचीवमेंट भी उस टाइम की मानी जाती है, ठीक है, और इससे क्या है फिर अच्छे रिजल्ट देखने को मिले और जो वुमेन का शेयर है वो भी इंक्रीज़ हुआ। हालांकि बहुत सारे लोगों की जो है वो नौकरियां भी गई है, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया गया था वर्क फ्रॉम होम से, तो इससे जो है वो अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें आफ्टर कोविड-19, तो अगर हम देखते हैं तो जो शेयर है ना वुमेन का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम से एक रिमोट एरिया में, या अगर हम बात करें कि जो जिन वुमेन्स को घर से बाहर जाना मुश्किल था, तो वो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन गई है कि वो घर से ही काम कर सकते हैं। देन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें नेगेटिव तो सबसे पहला यही रहता है कि जो हमारा सोशलिज्म का कंसेप्ट है वेलफेयर का, उसको ये डाइल्यूट करता है सोशल वेलफेयर, क्योंकि प्राइवेट पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है, उसकी सोसाइटी को लेकर कोई, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को लेकर, लेकिन वो उतना ही करेगा जितना उसको लगता है। लेकिन गवर्नमेंट का तो फिर इक्वालिटी वाला कंसेप्ट चलता है, तो ये डाइल्यूट होता है। प्लस जो हमारे इंडिजीनियस जो क्राफ्ट और ट्रेडिशन है वो इफेक्ट होते हैं, वो इरोजन उनका जो है वो देखा जाता है। क्यों इरोजन देखा जाता है? क्योंकि देखो अगर आप फॉरेन कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, फॉरेन रिचुअल्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उससे क्या है कि जो अपना जो कल्चर है वो इफेक्ट होगा, अपना जो ट्रेडिशंस है वो इफेक्ट होंगे। कल्चरल डोमिनेशन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, और साथ में आइडेंटिटी लॉस भी। एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं आइडेंटिटी लॉस का, जैसे कि भारत को हम एक फॉरेन कंट्री मानते हैं, किन के लिए? जो बाहर से जो दूसरे देश से भारत में आते हैं। मान लीजिए आज के टाइम पे बांग्लादेश से एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि बांग्लादेश से जिस तरह से लोग भारत आना चाहते हैं ना, आधे से ज़्यादा बांग्लादेश भारत आ जाए, और वो कहाँ पर आ जाए? नॉर्थ ईस्ट में। तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी जो आइडेंटिटी है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। और एक जो नेक्स्ट जो इम्पैक्ट रहता है दैट इज़ रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड की अगर हम बात करें तो एक कॉमन सा एग्जांपल समझते हैं इसके रिगार्डिंग, दैट इज़ कि जैसे अर्बनाइजेशन हो गई। जब लोगों को ये पता चला कि शहरों में नौकरियां मिल रही हैं, तो लोग ना शहरों की तरफ चल गए, तो इससे क्या हुआ कि गाँव तो डेवलप्ड हुए नहीं, शहर ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, तो रूरल अर्बन डिवाइड देखा जाता है। प्लस साथ में इनकम इनइक्वालिटीज़ एक सबसे कॉमन जो है वो इशू रहता है ग्लोबलाइजेशन का, कि किसी को तो उस काम के लिए एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसको कम, और मैन वुमेन वाली जो है वो यहाँ पर जो है वो इनकम इनइक्वालिटी भी रहती है। सोशल फ्रेगमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो वैसे तो इसको पॉजिटिव भी माना जा सकता है, लेकिन नेगेटिव भी रहता है, क्योंकि इससे फिर मेंटली और अगर हम बात करें इमोशनली जो है वो इम्पैक्ट जो है वो देखे जाते हैं। मेंटली और इमोशनली देखो, हमारे यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट था, तो जब ज्वाइंट से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ गए, तो आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो लोग ना सोशल आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ, और फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, अदर जो है वो सेमिनार्स, योगा, ये सब अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो है वो एक तरह से जो है वो ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो एक दूसरे से बातचीत करें, वो ज़्यादा बात फ़ोन से करते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल जो हमारी वैल्यूज़ है वो भी इफेक्ट हो रही है डिस्प्ले, जो अगर हम बात करें, और जो मार्जिनाइज जो हमारे जो सेक्शंस है, लाइक अगर हम बात करें ट्राइबल्स हो गए या रेफ्यूजीज हो गए, तो इनके ऊपर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। प्लस कम्युनिकेबल डिजीज़ भी स्प्रेड हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कोविड-19। अगर ग्लोबलाइजेशन होता ही ना, तो शायद चाइना से बाहर पेंडेमिक आता ही नहीं, चाइना में ही रहता। वुहान जो हम कोविड-19 की अगर हम बात करें तो वुहान से बाहर आता ही नहीं। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम जो है वो एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं, और बहुत जल्दी वो टाइम दूर नहीं है जब हम ये कहेंगे कहाँ जा रहे हो, मून पे जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो टाइम भी आने वाला है जब हम ये कहेंगे कि कहाँ की फ़्लाइट है, मून की। तो वो टाइम भी देखने को मिलेगा शायद 50 साल बाद, 60 साल बाद, और एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी। जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है, हमारा अच्छा रिसर्च वर्क चल रहा है, और मून पर भी लैंडिंग हो चुकी है, तो एक्सपेक्टेड है, इवन भारत ने भी टारगेट किया है कि हम मून तक जो है वो 2040 तक पहुंच जाएंगे। आईएसआरओ ने कहा है कि 2040 तक जो है वो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मून पर पहुंच जाएंगे।
तो ये भी क्या है, एक तरह से फैक्टर ही है, लिंक कर रहा है ना, क्योंकि फिर ये हम नॉर्मली कहेंगे कि इस डिजीज़, जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सोलर लाइंस में भी जो आपका ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या फिर जो हमारा स्पेस है, इसमें जो है वो अलॉट ऑफ डेब्री है। मून के ऊपर भी काफ़ी बार ऐसा बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि वहाँ पर भी जो है वो सैटेलाइट्स के पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो ये एक तरह से पोल्यूशन ही है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब इतने नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हो गए, तो कुछ सोल्यूशन रहने चाहिए कि फिर क्या ऑप्शन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हमारी ज़रूरत भी है, ठीक है। अगर हम अब जैसे इस यहाँ पर जैसे सपोज दैट एक कंट्री में अगर रोज़गार नहीं है तो डेफिनेटली दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे। अब पता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे सिविल राइट्स नहीं है, यहाँ पे जो है वो राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो रिफ्यूजी क्राइसिस तो होने ही होने हैं। किसी कंट्री में अगर लड़ाई लगी है तो भाई आम लोग थोड़ी ना मरेंगे, वो तो भागने की कोशिश करेंगे। अगर यही तो एक छोटा सा एग्जाम्पल रहता है इसका कि अगर जंगल में आग लगी तो जो जानवर है वो भागेंगे ही, वो वहाँ नहीं रुकेंगे। तो सिमिलर रहता है ऐसा ही कि अगर क्राइसिस आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सब तो चलेगा, तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। लेकिन करना क्या है उसमें? हमने अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है, हमें जो वल्नरेबल है उनको भी प्रोटेक्ट करना है, प्लस साथ में इनकरेज करना है इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों इनिशिएटिव होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी को जो है वो एलिवेट करने की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, जिसका जो सोल्यूशन रहता है दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन प्लस हेल्थ केयर। तो जो हेल्थ केयर है और जो एजुकेशन है वो प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए, जो है वो ये भी जो है एक वे फॉरवर्ड रह सकता है। यहाँ तक समझ आ गया सारा? तो ये है 5 क्वेश्चन, ये यूपीएससी में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, बट लेकिन कंडीशन एक है, अपनी समझ से लिखना बिल्कुल। देन उसके बाद एक कोट है, महात्मा गांधी जी ने कहा था ये, ठीक है। तो जब अभी इतना पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग लाइक ग्लोबलाइजेशन, तो उन्होंने कहा था कि देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीबडीज नीड, देयर इज इनफ in the world for everybody's need, but there cannot be enough for everybody greed। कि अगर कोई लालची है तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ भी बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें किसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर वो ग्रीडी है तो फिर वो भी उसके लिए कम है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। आप इसको लिख कर सकते हैं, और इसको ऐड कहाँ करना है? इसको ऐड करना है जब आप वे फॉरवर्ड सुजेस्ट करोगे उस टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेन कैपिटल के बारे में। फॉरेन कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जब फॉरेन कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को पढ़ा जाता है। फॉरेन कंट्री जो कोलैबोरेशंस रहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं फॉरेन कैपिटल में, प्लस जो इंटर गवर्नमेंटल लोन रहते हैं, एक सरकार ने दूसरी सरकार से पैसा मांगा, ये भी जो है वो आपका जो है वो फॉरेन कैपिटल में आता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी कि सरकार क्या करती है, कमर्शियल सेक्टर को छोड़कर किसी और सेक्टर से, जैसे मान लीजिए कि कोई एक फर्म है, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा ले लिया, या कोई प्राइवेट आर्म है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर हमने उससे पैसा लिया, तो दैट इज़ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। प्लस जो लोन्स लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या अगर हम बात करें एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उससे हमने जो लोन लिए, एनडीबी, इनसे जो हमारे लोन आते हैं दैट इज़ लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब क्यों पैसा लिया जाता है? सबसे पहला टारगेट रहता है डेवलपमेंट की तरफ। सरकार ये कहती है कि जो पैसा हमारे पास है दैट इज़ नॉट इनफ, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। दैट इज़ काइंड ऑफ अ कंसेप्ट जो लिंक करता है आपका फॉरेन कैपिटल के साथ, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा, एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वही है कि सरकार कहती है कि भाई जो मैं इनिशिएटिव शुरू कर रही हूँ ये इनफ नहीं है, अभी और पैसा चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो है वो जो हमें अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करना है तो सरकार को क्या चाहिए फिर कि वो पैसा लेती ही लेती है। फॉरेन कैपिटल ब्रिंग्स नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस और असेंशियल्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने, अब कोई भी जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग अगर किसी को पैसे देते हैं ना तो सबसे पहले उससे पूछ लेते हैं भाई क्यों चाहिए पैसा। फिर अगर वो बोल दे कि सर मुझे जो है वो एक दुकान खोलनी है इसलिए मुझे इतना पैसा चाहिए,
तो फिर उसे पूछेंगे कि भाई किस चीज़ की दुकान खोलनी तुझे, वो बोलेगा कि सर मुझे जो है वो सब्जियों की दुकान खोलनी है। तो फिर हमारे को अच्छी नॉलेज अगर होगी तो हम एकदम से बोल देंगे कि नहीं नहीं भाई, 5 सब्जियों की दुकान ऑलरेडी है, तो सब्जियों की छोड़, तू हार्डवेयर की शॉप खोल ले, यहाँ पे कोई नहीं है। तो मतलब हमने पैसा तो दिया लेकिन हमने नॉलेज भी दी, साथ में हमने एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो ये भी जो है वो फॉरेन कैपिटल के साथ आता है। तो ये तो भारत में ही सिर्फ ऐसा है, लेकिन अगर फॉरेनर भी सेम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि बिल्कुल इकॉनमी जो प्रैक्टिकल फॉर्म में ही चलती है बस। लेकिन वहाँ पे आइडियाज़ थोड़े बड़े लेवल पर होते हैं, वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वहाँ पे आइडियाज़ भी बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं और सजेशंस भी बड़े बड़े लेवल के होते हैं। तो एक तो ये प्रॉफिट रहता है इसका। दूसरा, जो हमारे बायलेटरल रिलेशंस हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने भूटान को पैसा चाहिए था, हमने उसको पैसा प्रोवाइड कर दिया, तो बायलेटरल रिलेशन इम्प्रूव हुए। ठीक है, हमने जो है वो श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, तो जब हमने उनको ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया तो ये क्या है, एक तरह से जो है वो बायलेटरल रिलेशंस को अच्छा बनाना। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए श्रीलंका ने हमारे से 10,000 करोड़ मांगे, उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ दे दो, मुझे अपने फार्मा सेक्टर को इम्प्रूव करना है। तो हमने क्या कहा कि यार आपको फार्मा सेक्टर को इम्प्रूव करना है, 10,000 करोड़ क्यों लेने, आप हमारे से फार्मा प्रोडक्ट्स ले लो सारे के सारे, उतने के हम आपको प्रोडक्ट ही दे देते हैं। तो ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले बात करते हैं एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में पूछा जाता है, और मैं लास्ट में आप लोगों से पूछने वाला हूँ, तो ये इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जब पैसा जो है वो कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि एक कंट्री में है, जैसे मान लीजिए कंट्री ए में कोई पर्सन है जिसका नाम है 1, इसका नाम है 1, ठीक है, इसके इंटरेस्ट, ठीक है, इसको दिखा कोई कंट्री बी, और इसने क्या किया, जब इसने अपना पैसा इस कंट्री में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसने कहां पर इन्वेस्ट किया, जैसे मान लीजिए इसको पता था कि बी कंट्री में रोड अच्छे नहीं है, और इसने कहा कि मैं इस कंट्री में रोड बनाऊंगा, तो मतलब रोड के लिए ये पैसा दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से इन्वेस्टमेंट। और ये जो रोड के लिए वो पैसा दे रहा है ना, फिर उसको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर से जो भी, तो ये लॉन्ग टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म नहीं रहता। तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। फिर इसमें टाइप्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स, ठीक है, ये नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, देखो बहुत कॉमन, जैसे मान लीजिए कोई होम कंट्री है, ठीक है, हम वो होम कंट्री को रख लेते हैं यूएसए, ठीक है। अब यूएस में क्या है, ठीक है, जैसे यूएसए में एक छोटा सा और एक कॉमन एग्जांपल समझते हैं यहाँ से यूएस के साथ ही, दैट इज पिज़्ज़ा हट। अब पिज़्ज़ा हट के आज टाइम पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है वो आपको जो है वो दिख जाएंगे सेंटर्स, ठीक है, पिज़्ज़ा हट के आपको हर जगह ब्रांचेस देखने को मिलेगी। अब पिज़्ज़ा हट कहाँ से आया था, जैसे मान लीजिए कॉमनली एक समझते हैं कि वो आया था यूएस से, ठीक है, यूएस या यूके से, दोनों में से किसी एक से आया था पिज़्ज़ा हट। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि जब पिज़्ज़ा हट की ब्रांचेस बाहर बननी शुरू हुई, ठीक है, वो किस तरह से बननी शुरू हुई, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मतलब जो पिज़्ज़ा हट का मालिक है वो उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अब उसने देखा कि उसको अब उसको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको एक कंट्री दिखी इंडिया, उसने कहा कि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करनी है। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो इंडिया में नए तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू करता सब कुछ, ठीक है, या फिर वो जो एग्जिस्टिंग उसकी जो ब्रांच है, ठीक है, जो उसका जो कोर जो बिजनेस है जो अपनी वो कंट्री में चला रहा है, उसको ही वो वहां पर चलाए। तो जब वो उसी बिजनेस को, जो उसका कोर बिजनेस है, उसको वो किसी दूसरी कंट्री में चला रहा है, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट होती है कि इन्वेस्टमेंट जो कि सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, वही बिजनेस है पिज़्ज़ा हट का ही, ठीक है, लेकिन अब क्या है, जो वो अपनी होम कंट्री में रन करा था सेम वो, उसको वो किसी फॉरेन कंट्री में भी चला रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। अब हम बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल में क्या है, जैसे मान लीजिए कि BMW कार है, ठीक है, BMW कंपनी है, ठीक है, वो कार, ठीक है, अब एक घर में, एक कंट्री में वो पर्सन है, वहां पे उसकी गाड़ियां बनती है।
अब उसको ये लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, अब BMW किसी और कंट्री में नहीं बन रही होगी, लेकिन हो सकता है कि किसी कंट्री में पार्ट्स बन रहे होंगे गाड़ियों के, तो वो क्या करेगा, उन पार्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। यानी कि वो जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जब उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो दैट इज वर्टिकल। इन्होंने क्या किया, फील्ड चेंज नहीं करी, स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही है, गाड़ियों में ही है, ठीक है। अगर वो BMW की गाड़ी थी, BMW कार है, गाड़ी है, ठीक है, तो वो गाड़ियों के बना, जो उस कंपनी में उसने दूसरी कंपनी में अगर पैसा लगाया तो उसने वहां पैसा लगाया जहां गाड़ियों के पार्ट बन रहे हैं। उसने दूसरी कंट्री में वहां पे पैसा नहीं लगाया जहां पे जो है वो गाड़ियों से लिंक नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए उसने दूसरी कंट्री में फूड के ऊपर पैसा नहीं लगाया, उसने उस कंट्री में जो वो गाड़ियों के जहां पे पार्ट्स बन रहे हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, तो दैट इज वर्टिकल। क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोंगोलोमेरेट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या इन्वेस्टमेंट है, देखो सिंपल बिल्कुल। यहां पे हमने बात करी थी कि जो कोर बिजनेस है उसी में इन्वेस्ट कर रहा है। यहां पर हमने बात करी कि कोर बिजनेस में तो नहीं कर रहा, लेकिन उसने अपनी स्पेशल फील्ड को नहीं छोड़ा। यहां पर उसने अपनी स्पेशल फील्ड को भी छोड़ दिया और जो कोर बिजनेस था उसको भी छोड़ दिया। मान लीजिए कि BMW वाले के पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है, उसको लगेगा कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, यहाँ पे मैंने जो है वो इन्वेस्ट भी, जो पहले उसने कहा कि यहाँ पे मैंने गाड़ियों के पार्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा है, तो यहाँ पर वो चला गया फूड के पास। तो उसने कहा कि अगर मैं वो फूड बनाऊंगा जो BMW में जितनी भी स्पीड से जाओगे फिर भी खा सकते हैं, हालांकि मेहनत तो अपनी है, लेकिन तो मतलब उसने फूड पे इन्वेस्ट कर लिया। अब फूड का BMW से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अनरिलेटेड फील्ड में जब इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोर जो उसका बिजनेस है उसको छोड़ के, तो उसको कहा जाता है कोंगोलोमेरेट इन्वेस्टमेंट। या फिर हम ये कहें कि फूड वाली कंपनी ने गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट कर ली। तो ये ध्यान रखना, FDI के 3 टाइप होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और भी कंसेप्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद है मेथड्स। 2 मेथड होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कब होती है, ठीक है, जब जो है वो क्या होता है कि जो फॉरेन मतलब एक कोई कंट्री है, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से होगी। मान लीजिए कि भारत है, अब हम इंडिया के लेवल से ले चलते हैं क्योंकि इंडिया भी बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया ने क्या कहा, ईरान में चलते हैं। ईरान में ना, सपोज दैट कि वहाँ पे कोई नेशनल हाईवे नहीं था, रोड, या अगर हम बात करते हैं एयर, ठीक है, एयरपोर्ट कोई था ही नहीं, ठीक है, भारत ने कहा कि हम यहाँ पर बनाएंगे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से नया बिजनेस शुरू करना, नया कंसेप्ट के साथ, तो दैट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं जब, तो इसमें फिर कंट्रोल हमारा पूरा का पूरा रहेगा। हम कहेंगे हमने आपसे ज़मीन ली, हमने फिर उसके ऊपर जो है वो एयरपोर्ट बनाना शुरू किया, तो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट हमारी है, तो हमारा कंट्रोल रहेगा। तो इन्वेस्टर का पूरा कंट्रोल रहेगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ब्राउन फील्ड में हम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी सी जो है वो एग्जिस्टिंग था, कि जिस बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट करी वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो जब एग्जिस्टिंग नहीं है तो नई शुरुआत हो रही है, तो उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और जब बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसमें हमने जब इन्वेस्टमेंट करी तो दैट इज ब्राउन फील्ड। अब जब एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो वो 2 तरह से होती है, या तो हम उसको एक्वायर कर लेंगे या हम उसमें मर्ज हो जाएंगे, या उसको हम अपने में मर्ज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाटा कार्स है, ठीक है, टाटा जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, टाटा की कार्स है। तो अब ये इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने ये चले गए ईरान में, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये चले गए ईरान में। और ईरान में इन्होंने देखा कि जो ईरान की जो लोकल गाड़ियाँ थी, जो बनाने वाली कंपनी थी, उसमें इन्होंने क्या किया, उनको इन्होंने 2 ऑफर दिए कि या तो आप मेरे साथ मर्ज हो जाओ या मैं आपको एक्वायर कर लेता हूँ। तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला सिस्टम बिजनेस था, तो एक्वायर करके भी जो है वो आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है, और मर्ज करने से भी जो है वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है। तब इसके बाद टाटा इसको जो है प्रॉपर मैनेज करेगा।
ये दोनों पॉइंट याद समझ आ गए दोनों? Yes, sir. नए कंसेप्ट आई है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके बाद जो एफडीआई है उनके साथ कौन कौन से फैक्टर जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। तो पहला आता है मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल। क्या कोई उस कंपनी उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे ग्रोथ ना हो? No, sir. नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? No, sir. अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि जाओ म्यांमार में 100 करोड़ रुपए लगा दो, आप लगाओगे? No, sir. ये मत बोलना कि 100 करोड़ होने चाहिए। होने भी चाहिए तो रहेगा। तो ये भी एक कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। तो जब 1991 में हमने रिफॉर्म किए थे ना, तो आईएमएफ ने हमें सबसे पहले यही कहा था कि भैया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लेकर आओ साथ में, ये रिफॉर्म्स के साथ साथ। तो फिर हमारी सरकार पूरे 5 साल चली थी। उसके बाद भी जब मिले जुले सरकार चली थी ना, जब अटल अटल जी ने एक जो है वो अलायंस वाली सरकार चलाई थी, तो उस टाइम भी ये कंसेप्ट आया था कि नहीं भाई, अगर पैसा लाना है तो मिलकर साथ में रहना पड़ेगा सबको। उसके बाद लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो थोड़ा कम होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बर्डन्स नहीं, वो एकदम हर्डल्स नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम आज के टाइम पे बात करें कि कोई कंट्री मान लेते हैं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं म्यांमार, मिलिट्री रूल है, तो वहाँ पे आप सारी परमिशन चाहिए। तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएगा म्यांमार में? बहुत रेयर जाएगा कोई। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कुछ होना चाहिए। देखो जब गुजरात वाले जो आपके ये गुजरात मॉडल है ना, जो ये, तो जब ये गुजरात मॉडल की बात की जाती है ना, तो इन्वेस्टर्स वहाँ पे क्यों गए फॉरेनर्स? तो पहले इंडियंस ने वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया। तो जब अगर कोई इंडियन इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, दैट्स उसके बाद फिर जो है वो आगे फॉरेनर्स आए वहाँ पे। तो ये भी एक एस्पेक्ट रहता है कि अपने भी जो मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, तभी फॉरेनर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। प्लस उसके बाद लेबर कॉस्ट और रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेजर्ट एरिया में, ठीक है, डेजर्ट एरिया में हमने कह दिया कि हम डेजर्ट एरिया में जो है वो बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, पूल बनाएंगे। अब वहाँ पे पूल बनेगा कैसे भाई, पानी तो है नहीं वहाँ, ठीक है। तो उसके लिए तो हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक और नहर बनानी पड़ेगी, एक और कनाल बनेगी, तब वहाँ पानी पहुँचेगा। तो रिसोर्सेज होने भी बड़े ज़रूरी रहते हैं, और लेबर भी। अब लेबर जैसे कि मान लीजिए, अब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आती है? अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल रीजन, तो इंडस्ट्रियल रीजन में लोगों को बसाया जाता है जान, अगर वहाँ पे नहीं है तो लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा। और फिर आप देखते हो ना ये कि नोएडा वाला रीजन हो गया, गुड़गांव वाला रीजन हो गया, है भी डेंसली पॉपुलेटेड, और यहाँ पे ना आपको जो है वो इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। शिमला में इंडस्ट्रीज है क्या? No, sir. रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, बट रिसोर्सेज की भी कमी है। क्यों? क्योंकि रफ टेरेन है, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही है। वहीं अगर हम देखें बीबीएन वाला रीजन, तो प्लेन एरिया, आपको जो है वो लेबर भी सस्ती मिल रही है और रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री भी अच्छी है। देन उसका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए ईज़ होनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर नॉर्म्स, ये बहुत नेसेसरी है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक भी बहुत अच्छा है। कौन रिलीज़ करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स? नीति आयोग। अरे यार मैम, नीति आयोग के पीछे क्यों पड़े हो? वर्ल्ड लेवल पर बताओ। हाँ जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज करता है वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। देन उसके बाद एफडीआई का सिग्निफिकेंस क्या रहता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये एसेंशियल ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। अगर बाहर से पैसा आ रहा है, नो डाउट इससे हमें हेल्प ही होगी, क्योंकि जब पैसा मार्केट में आता है तो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है। प्लस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज भी हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक फॉरेन की कंपनी है और उसने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो भारत में करी, तो वो बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में वो कुछ अपने ही दिमाग नहीं लगाएगा, एक्सपर्टाइज नहीं लेकर आएगा, तो अपने साथ वो अपनी पूरी टीम लेकर चलेगा।
हालांकि वो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम यहाँ के लोगों को भी चांस दे, लेकिन फिर भी वो अपना एक्सपर्टाइज जो है वो बाहर से ही लेकर आएगा। तो इससे क्या होगा कि आइडियाज़ फ्लो करते हैं, प्लस हमारा जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स में वो भी इंक्रीज़ होगा, और जो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो भी इंक्रीज़ होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ किस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सारा? यस सर। तो क्लास